थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब इसका? इसको हम लोग फिगर से समझते हैं इस स्टेटमेंट के एक एक लाइन को। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के, चाहे वो साइड BC हो, AB हो या AC हो, किसी भी साइड के पैरेलल में अगर हम एक लाइन खींचे तो ये जो बाकी का जो दो साइड बचता है वो उसको दो पॉइंट पर, अलग अलग दो पॉइंट पर कहीं ना कहीं वो इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से समझिए कि अगर एक ट्रायंगल हम कोई सा भी लेते हैं और उसके एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ऐसा खींचते हैं कि वो उसके अदर जो टू साइड्स हैं उसको वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई कहे कि भाई हम यहाँ से इसको इसके पैरेलल में यहाँ से भी तो खींचा जा सकता है, तो नहीं, यहाँ से नहीं खींच सकते क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है दोनों साइड के लिए, इसलिए हमको यहीं पर खींचना है। ओके, तो ये हमने एक पैरेलल लाइन खींचा जो BC के पैरेलल है, वो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये जो D हो गया वो BC के पैरेलल हो गया। तो अब ये जो AB है इसको ये पॉइंट D ने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक AD और एक DB। वैसे ही E ने इस AC को दो पॉइंट में, दो भाग में डिवाइड कर दिया, AE और EC। तो कहता है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, सेम रेशियो होगा। मीन्स AD अपॉन DB, रेशियो का मतलब अपॉन AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC के होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो अब आते हैं हम लोग इसको प्रूव करने में क्या क्या सब लिखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका है कि गिवन क्या हमको दिया हुआ है और टू प्रूव क्या हमको प्रूव करना है। तो गिवन में है कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एक लाइन है जो BC के पैरेलल है और वो लाइन AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। इस चीज़ को हमने गिवन में लिखा हुआ है। ए ट्रायंगल ABC इन विच ए लाइन पैरेलल टू BC, ए लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E एंड AC एट E, वो हमने लिख दिया। और हमको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है कि भैया ये दोनों का जो AD और DB है उसका रेशियो और AE और EC दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो वही मैंने लिख दिया है, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC का, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहाँ देखिए BE को ज्वाइन कर देना है, इधर DC को ज्वाइन कर देना है और साथ ही साथ यहाँ D से इस AC पर एक परपेंडिकुलर DM डालना है और एक E से इस AB पर एक परपेंडिकुलर EN डालना है। वो हमने डाला है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन BE ये एंड CD ये एंड ऑल्सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, हमको दो ट्रायंगल का रेशियो लेना है, उसके एरिया का। कौन कौन सा का? एक ADE ये वाला, और एक लेना है हमको DBE ये वाला। इस दोनों के एरिया का रेशियो लेना है। एक ये जो ऊपर वाला है ये पूरा और एक यहाँ से ये आधा, इस दोनों का रेशियो लेना है। वो हमने यहाँ पर लिया है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE। अब आइए, ये हमको तो मालूम है कि एरिया कोई किसी भी ट्रायंगल का एरिया एनी ट्रायंगल में लिखता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर इसका बेस इंटू हाइट, क्या बेस क्या हाइट लेना है। तो अगर यहाँ पर हम इस फिगर में आवे हैं तो अगर मैं इसका बेस AD लेता हूँ, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, हमने पीछे बात किया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका ये उसके सामने का जो वर्टेक्स है वहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर है EN, तो AD इसका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसका EN हो जाएगा। और इस हिसाब से इसका जो एरिया हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू AD बेस इंटू EN इसका परपेंडिकुलर।
ठीक है। अब अपॉन में एरिया डी बी ई। अब आते हैं यहाँ फिगर देखिए डी बी ई। ये एक ट्रायंगल ऐसा है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जो हमने यहाँ दिखाया था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा इसमें तो इसका बाहर आ रहा था, इसका जो हाइट है या अल्टीट्यूड है, इसी तरीके से यहाँ पर है। ये जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसका बेस अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से तो इस पर परपेंडिकुलर डल नहीं सकता, तो हमने इसको आगे बढ़ा करके इसका परपेंडिकुलर भी यही EN होगा। ठीक है, तो ये EN इसका परपेंडिकुलर होगा और बेस इसका ये DB होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर एरिया DBE इक्वल हाफ इंटू बेस इसका DB और हाइट इसका EN, ये ले लिया। अब यहाँ पर हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, मतलब एरिया ADE अपॉन एरिया DB इक्वल AD अपॉन DB, ये हो गया एक इक्वेशन। इसको हमने इसी प्रकार अब हम लोग फिर से एक बार ये ट्रायंगल AD ही लेंगे, लेकिन दूसरी बार जो अब जो रेशियो लेंगे वो ट्रायंगल हमारा रहेगा ये DEC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस वाले ट्रायंगल में इस बार हम बेस अगर ये लें तो इसका हाइट ऑब्वियसली ये होगा AM, मतलब AE बेस का DM इसका हाइट हो जाएगा या अल्टीट्यूड हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में जब लेंगे, अगर मैं ये बेस लूँगा तो जैसे मैंने इसमें बताया था BD में, वैसे ही अगर इसमें देखा जाए तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यही मैं लिखूँगा यहाँ पर। अभी इस ट्रायंगल का एरिया में लिखूँगा हाफ इंटू AE इंटू DM, और इसका लिखूँगा हाफ इंटू EC इंटू DM। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाफ एरिया AD अपॉन DEC, हाफ AE इंटू DM, हाफ EC इंटू DM। DM से DM जाएगा, हाफ से हाफ जाएगा, तो यहाँ एरिया AD अपॉन DEC इक्वल AE बटा EC, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आते हैं ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये DB और ये DC, ये दोनों का सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। 9th क्लास में हमारा क्या था थ्योरम, कि अगर दो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो वो एरिया में इक्वल होते हैं। तो वैसे ये ट्रायंगल BDE और DEC, ये वाला ऑन द सेम बेस DE है, बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC है, देयरफॉर इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस D and between the same parallels DE and BC, therefore area DBE equal area DEC। इसको हमने इक्वेशन 3 कर दिया। अब आप अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखा जाए तो यहाँ ADE दोनों में है, ये दोनों में है ADE। और रही बात DBE का और इधर का ये जो DEC है, ये तो दोनों यहाँ पर इक्वल है। इट मीन्स इसका दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब ये दोनों इक्वल हो गए, जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो गया तो इनका राइट राइट इक्वल हो जाएगा। तो इसके राइट में क्या है AD अपॉन DB और इसके राइट में क्या है AE अपॉन EC, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यही हमारा थेल्स थ्योरम है। ठीक है, और इसको इसके साथ इसके कुछ, चलिए पिछले वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे, आज हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कल हम लोग इसका एक थेल्स थ्योरम का किए थे, आज हम लोग इसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कन्वर्स का क्या मतलब, सबसे पहले तो ये समझना है कि कन्वर्स का क्या मतलब। तो पिछले में यहाँ पर ज़रा ऊपर देखिए, यहाँ दिखलाइए, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने जो खींचा था कि DE एक पैरेलल लाइन है BC के, तो वो AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का होगा। ये वाला जो था हम लोगों का थेल्स थ्योरम था, जिसमें मतलब हमको गिवन था कि ट्रायंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल BC के, ये गिवन है, और इसमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब जब इसका कन्वर्स होगा तो जो इसमें टू प्रूव है वही चीज़ इसका गिवन हो जाएगा,
और जो इसमें गिवन है वो इसका टू प्रूव हो जाएगा, तो ये उसका कन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया बिल्कुल। जो प्रूव है वो गिवन और जो गिवन है वो टू प्रूव। मीन्स गिवन इसमें रहेगा कि ये रेशियो इसका इक्वल गिवन रहेगा, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये गिवन रहेगा। और हमको प्रूव करना है कि DE पैरेलल होगा BC का, दैट इज कन्वर्स। अब आते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अगर देखें पढ़ें तो क्या है ये, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर फिगर से इस स्टेटमेंट को समझेंगे एक बार। कहता है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये एक लाइन है D, ठीक है, ये इसके दो साइड AB और AC को डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो। मीन्स AD अपॉन DB जितना होगा इसका रेशियो उतना ही AE अपॉन EC होगा। ये समान रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये लाइन DE। ओके, तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, ये जो D लाइन होगा वो थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो गिवन है इन ए ट्रायंगल ABC ए लाइन DE इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें एक लाइन D दिया हुआ है जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है, और इस प्रकार करता है सच दैट कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये हमने लिख दिया, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव DE पैरेलल BC, ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ये DE पैरेलल है, ये तो हमको मालूम नहीं है, पहले तो हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि भाई DE पैरेलल नहीं है, तो ये कोई दूसरा DE डैश लाइन खींचा जो BC के पैरेलल है। तो ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा कि इफ़ DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, अगर ये DE BC के पैरेलल नहीं है तो ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल BC। तो ये इसलिए हमने एक DE डैश लाइन खींच दिया जो BC के पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन से हमने खींच दिया। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो है जो BC के पैरेलल होगा, तो मैंने मान लिया कि D से जाने वाला DE डैश लाइन है जो BC के पैरेलल होगा। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, अब हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन क्या लिखे हैं कि DE डैश पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर हमने लिखा DE डैश पैरेलल BC। तो अब DE डैश अगर पैरेलल हो जाएगा BC के, तो हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है थेल्स थ्योरम कि तो क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC के, सॉरी AE डैश अपॉन E डैश C के। तो यहाँ पर AD अपॉन DB इक्वल AE डैश अपॉन E डैश C के, ये बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, मतलब थेल्स थ्योरम, या इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया थेल्स थ्योरम के हिसाब से। लेकिन हमको गिवन यहाँ पर क्या था कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, तो हमने लिखा AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये तो ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, तो वो हमने दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया जो कि गिवन था। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसका लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है ना, तो राइट राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट और राइट दोनों तरफ का इक्वल हो गया, मतलब AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल AE अपॉन EC। इधर का राइट राइट साइड था AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल AE अपॉन EC, ये हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद हमको क्या करना है कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है, इसलिए हमने इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया यहाँ पर। और ऐड करने के बाद जैसे हम लेते हैं LCM ले लिया, ये AE डैश हो गया, ये 1 है इससे मल्टीप्लाई हो गया E डैश C, सिमिलरली इधर भी हो गया। अब AE डैश प्लस E डैश C ये किसके बराबर होगा, तो पीछे अगर हम फिगर में देखें तो ये AE डैश यहाँ से यहाँ तक और E डैश C, ये दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो पूरा AC हो जाएगा। तो इसलिए हमने AE डैश और प्लस E डैश C के जगह पर लिखा है AC, ओके, अपॉन में E डैश C। ऐसे ही यहाँ AE और EC है, इस दोनों को भी अगर प्लस करेंगे, यहाँ फिगर में देखिए AE और EC, इस दोनों को अगर प्लस कर दे तो ये पूरा AC बन जाता है। तो इसके जगह पर भी लिखेंगे AC, तो हमने लिख दिया AC।
अपॉन में ई सी। अब यहाँ पर इसको अगर हम चाहें तो ई सी को ऊपर ला सकते हैं, ए सी को इधर लेके जा सकते हैं। तो ई सी अपॉन ए डैश सी इक्वल ए सी अपॉन ए सी, ये कट करके 1 हो गया। तो ई सी अपॉन ए डैश सी इक्वल 1। अगर ये उधर चला जाता है तो ई सी इक्वल ए डैश सी। अब यहाँ पर देखना है ई सी इक्वल ई डैश सी। यहाँ पर फिगर में एक बार देखें कि कहता है कि जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ई डैश सी यहाँ पर है। तो ये तो संभव नहीं है। ये तो तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी ये ई सी और ई डैश सी दोनों इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल, मतलब ये कंडीशन ये तभी संभव है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट्स ई एंड ई डैश कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही जगह पर हो, एक ही पॉइंट हो। तो अगर ई और ई डैश कोइंसाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डी ई डैश था, जो इधर डी ई डैश था, डी ई डैश और डी दोनों एक ही लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पर आ रहा है, तो ये डी ई और डी ई डैश दोनों एक ही लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डी ई डैश जो पैरेलल था, इसका मतलब डी पैरेलल हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या कि इस कोइंसाइड तो डी ई डैश पैरेलल बी सी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए डी ई पैरेलल बी सी के। ये हो गया प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।